जितेंद्र जी, हमारी इस खबर पर भी मुहर लगी है, इस बात पर मुहर लगी जो चर्चा हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, मैं और मनोज भी उस चर्चा को कर रहे थे कि अगर डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो उसमें एक सवर्ण जाति से होंगे और दूसरे दलित होंगे, और वो उस बात पर मुहर भी लगी है। बिल्कुल के मैंने पहले ही कहा था, जब आपने सवाल किया था कि इसमें समीकरणों का ध्यान खासकर जरूर रखा जाएगा और ये पूरा का पूरा समीकरण लोकसभा चुनाव को देखते हुए रखा जाएगा, और बिल्कुल वही हुआ है। एएमबी नेटवर्क ने जो घोषणा की और जिस तरह के समीकरणों का चर्चा किया वही बिल्कुल हुबहू देखने को मिला है राजस्थान के अंदर में। मुख्यमंत्री के तौर पे भजन लाल शर्मा के नाम की घोषणा जो है एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में किया गया है, और भजन लाल शर्मा जो है संघ के बहुत करीबी हैं, बीजेपी के महामंत्री के तौर पर राजस्थान के अंदर में काम कर रहे थे, और शुरुआती दौरों में उन्होंने एबीवीपी के साथ उन्होंने अपने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। उसके बाद से संघ के नजदीक आए और संघ के लिए लंबे समय तक राजस्थान के तमाम सारे क्षेत्रों में उन्होंने काम किया। संघ को संगठन के तौर पे और पार्टी को एक साथ जोड़ने के जो काम जो करे थे राजस्थान के अंदर में, वो भजन लाल शर्मा ही थे। हालांकि भले इनका राजनीतिक अनुभव अगर सरकार के तौर पे अगर देखा जाए, सत्ता के तौर पे देखा जाए, तो मतलब पहली बार विधायक चुन करके ही आए हैं, तो इनका कोई पॉलिटिकल अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। क्यों, मगर वही दूसरी तरफ इनकी अगर ब्यूरोक्रेसी में अनुभव अगर देखे या सरकार में या सत्ता में अनुभव देखे तो बहुत कम है। और ये दूसरी बात करेंगे दिया कुमारी, तो दिया कुमारी राजपूत समुदाय से आती हैं, और उनके भी नाम को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि या तो राजवर्धन सिंह राठौर हो सकते हैं या फिर दिया कुमारी हो सकती है। दिया कुमारी को इसलिए बनाया गया है क्योंकि दिया कुमारी ने हिंदुत्व वाले मुद्दे को थोड़ा बहुत राजस्थान के अंदर में सब तरीके से उठाते रहती हैं। राम मंदिर के जब आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान जो है दिया कुमारी हालांकि सक्रिय रूप से नहीं थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सुनवाई शुरू हुई तो दिया कुमारी एकमात्र ऐसी राजस्थान से नेता थी जिन्होंने जो है राम मंदिर का पूरा राज घराने का जो नक्शा था जिसके अंदर राम मंदिर का जो है जिक्र आता था, उसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी, और उन्होंने कहा था कि मैं हूं, जब सवाल किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि आखिर कौन है भगवान श्री राम के वंशज, तो दिया कुमारी सबसे पहले सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि मैं हूं भगवान श्री राम का वंशज, और ये हम भगवान श्री राम के मंदिर का ये पूरा नक्शा, और उसी नक्शा को सुप्रीम कोर्ट ने एक एविडेंस एक्ट के तौर पे मजबूत जो है वो प्रूफ भी माना था। अब बात करते हैं ओबीसी वर्ग का, यहाँ पर ओबीसी वर्ग का भी ध्यान रखा गया है डिप्टी सीएम बना करके, और इसके अलावा बैरवा को भी यहाँ पर जो है उप मुख्यमंत्री तौर पे यहाँ पे घोषणा की गई है। ये एक दलित समुदाय से आते हैं और जिला अध्यक्ष के तौर पे इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी राजस्थान के अंदर में, और काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, और संगठन में भी इनकी काफी पकड़ और मजबूती रही है, और अपने परिश्रम और संघर्ष के आधार पे एक जिला अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे काम करते करते आज उन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री के पद पे उन्होंने जो है अपनी जो है पहुंच बनाई हुई है। यानी बिल्कुल जितेंद्र जी, अगर हम तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के तौर पर देखें, जितेंद्र जी अगर हम तीनों राज्य के मुख्यमंत्री को देखें तो ऐसा लगता है कि संघ का दखल ज्यादा रहा, जिन जिन लोगों की करीबियां रही संघ से उन्हीं को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया। बिल्कुल क्या आपने बिल्कुल सही कहा कि इन तीनों राज्यों में संघ का प्रभाव कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिला है इस बार, खासकर अगर तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्री और इसके अलावा डिप्टी स्पीकर की बात करें तो दिया कुमारी बीजेपी के अंदर अपनी मजबूती रखती है, तो वही भजन लाल शर्मा संघ के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम जो प्रेमचंद बैरवा बनाए गए हैं, ये भी संघ के कार्यकर्ता है, ये भी संघ के शाखाओं में जाते थे, संघ के अंदर प्रचार करते थे, और ये भी जब जिला अध्यक्ष के तौर पे इन्होंने अपने कार्यों को शुरुआत की तो संघ के जो कार्यशाला होते थे उसके अंदर भी ये काम करते थे, और पार्टी के लिए भी राजस्थान के अंदर में ये काम करते थे। और इनका हालांकि थोड़ा सा राजनीतिक अनुभव ज्यादा है, क्योंकि पहले भी विधायक रह चुके हैं, और पार्टी के लिए संगठन के तौर पे इन्होंने काफी अच्छा अनुभव हासिल किया है। इसलिए एक दलित चेहरे के रूप में, एक जो है स्वर्ण चेहरे के रूप में, और इसके अलावा ओबीसी वर्ग का भी इसमें ध्यान रखा गया है। जो सिंधी समुदाय है, सिंधी समुदाय का भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व जो है वो दिख रहा है, जिनकी संख्या अच्छी खासी राजस्थान के अंदर में जो है, यानी कास्ट समीकरण का पूरा जो है ध्यान रखा गया है, और संघ का फैक्टर इसमें थोड़ा ज्यादा जो है हावी रहा है, क्योंकि जितने भी मुख्यमंत्री चुने गए हैं सभी के सभी जो है संघ के करीबी हैं, जिनका कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं है, बहुत ज्यादा पार्टी के अंदर में उनकी सक्रियता नहीं रही है, लेकिन वो नागपुर के जरूर करीबी रहे हैं और संघ से उनका सीधा संबंध रहा है,
और कट्टर हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उनकी पहचान रही है राज्य के अंदर में। यानी बीजेपी ने कास्ट समीकरण, स्टेट का जो वोट फैक्टर है उसको, और इसके अलावा हिंदुत्व के फैक्टर को भी उन्होंने काफी मजबूती से जो है मुख्यमंत्री को चुनाव करते समय जो है इन उम्मीदवारों के साथ जो है उन्होंने फैसला बिल्कुल। जितेंद्र जी, आखिर पीछे इसके क्या कारण नजर आते हैं कि जो नाम रेस में चल रहे थे, वसुंधरा राजे हो, सीपी जोशी हो, या फिर किरोड़ी लाल मीणा हो, दिया कुमारी हो, और इसी के साथ बालकनाथ का नाम भी चल रहा था, वासुदेव देवनानी का नाम भी चल रहा था, गजेंद्र शेखावत का नाम भी चल रहा था, इन सारे नामों को दरकिनार किया गया और भजनलाल शर्मा को आगे रखा गया क्योंकि सीपी जोशी भी उसमें है, सवर्णों के तौर पर भी और नाम भी उसमें है। देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूरी की पूरी रणनीति है। प्रधानमंत्री हमेशा युवा चेहरे को प्राथमिकता देते हैं, चाहे उनका मंत्रिमंडल हो या फिर पार्टी के तौर पे जो है किसी का अगर चुनाव करना हो संगठन के अंदर में या राज्यों के अंदर में मुख्यमंत्री या किसी को मंत्री बनाने की बात हो। उनका कहना है कि साफ तौर पे कि पार्टी के अंदर में सबको मौका मिलना चाहिए। उनका जब भी कोई भाषण होता है या जब भी वो इस तरह के अगर बातें करते हैं तो वो कांग्रेस को लेकर के या क्षेत्रीय दलों को लेकर के निशाना साधते हैं कि ये तो एक परिवार का पार्टी है, एक ही दल के लोग इसके अंदर में चाहे अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो बनते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि एक साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, उप मुख्यमंत्री बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है, डिप्टी स्पीकर बन सकता है, स्पीकर बन सकता है या डिप्टी सीएम तक बन सकता है। यानी कार्यकर्ताओं का जो जोश है या उनका जो जीत का जो अभी जो रेशियो जो बढ़ा है और 25 राज्यों तक बीजेपी पहुंच गई है, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और हर कार्यकर्ता के अंदर एक क्लियर मैसेज आए कि अगर वो जिला लेवल पे भी काम कर रहा है, अगर जिला अध्यक्ष के तौर पे भी अगर कार्य कर रहा है, एक साधारण पार्टी का कार्यकर्ता भी है, अगर उसको भी मौका जो है बीजेपी की ओर से दी जा सकती है, क्योंकि वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बीजेपी के लिए एक मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण है, एक प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण है। यानी कार्यकर्ता, बीजेपी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी के कैडर जो है लगभग हर क्षेत्र में, चाहे संघ के माध्यम से हो, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो या विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हो या फिर जो है आरएसएस के सहयोगी संगठनों के माध्यम से हो, वही जमीन पे काम करते हैं और उन्हीं का फैक्टर जो है बीजेपी को जिताने में काफी अहम भूमिका का निर्वहन करता है। यही कारण है कि बीजेपी जो है इस तरह के सभी दावों को खारिज करके और इस तरह के नामों की घोषणा की है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें यह भी है कि ये जो नाम जो चल रहे थे, पीएम मोदी अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। साथ ही साथ जो गुटबंदी चल रही थी राज्यों के अंदर में, जैसे कैलाश विजयवर्गीय काफी ज्यादा हावी हो रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर में, उनका भी नाम अलग कर दिया गया। रमन सिंह के अंदर भी गुटबंदी हो रही थी और वहां भी काफी सारे विधायक जो है उनसे मिल रहे थे, तो सकता है कि वहां भी गुटबंदी हो जाए। वसुंधरा राजे के ऊपर भी लगातार आरोप लग रहे थे जिस दिन से चुनाव परिणाम सामने आए थे कि वसुंधरा जो है रिजॉर्ट के अंदर विधायकों को घेर करके रखी हुई हैं और उनको जो है दबाव बना रही हैं कि वो बिल्कुल। जितेंद्र जी, लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक बार सीधे राजस्थान के जयपुर चलते हैं, जहां मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भजनलाल शर्मा। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष के और इसी बीच अभी सीपी जोशी बोल रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन अब ऐसे में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग चुकी है भजनलाल शर्मा के। अब अगर जिस फोटो का जिक्र हमने शुरुआत में किया था, और पहले आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं भजनलाल। माननीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्माननीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी और मैं, मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे
विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सादगी की मुहूर्त आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। लाल शर्मा ने कहा कि मेरे नाम का प्रस्ताव आप सबका बहुत वसुंधरा राजे ने दिया, उसके लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। और ये देखिए, प्रेमचंद बैरवा, सीपी जोशी और मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उन्हीं के साथ में खड़ी हुई उप मुख्यमंत्री के तौर पर, यानी कि मनोनीत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। और ये जो आपको अभी तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये पूरा विक्ट्री के सीन के साथ जो तस्वीरें हैं, इन्हीं तस्वीरों से आप पूरा जातीय समीकरण समझिएगा। एक तरफ जहां सवर्ण समुदाय का चेहरा, उसके बाद ब्राह्मण चेहरा और उसके बाद सीपी जोशी की साइड में प्रेमचंद बैरवा एक दलित चेहरे के तौर पर। और यहीं से पूरे राजस्थान के साथ साथ 2024 के चुनाव के समीकरण सधने के लिए पूरा समीकरण, यानी कि सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो राजस्थान का जो सबसे कठिन सवाल 3 दिसंबर के बाद से बना हुआ था कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, अब सभी जातीय समीकरण और सियासी समीकरण और तमाम सियासत की आकृतियों को बनाते हुए, उसके रेखा गणित को पार करते हुए समीकरण में उतरकर और ज्योमेट्री से लेकर पूरे अंक गणित का हिसाब किताब लगाते हुए इस सवाल का उत्तर बीजेपी की तरफ से दिया गया और मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर दिया गया भजनलाल शर्मा के रूप में। राजनीति के गणित का यह कठिन सवाल, जिसमें समीकरणों की आकृतियों के साथ अंकगणित के जोड़ घटान और उन सभी समीकरणों को सोल्व करते हुए भजनलाल शर्मा के नाम के साथ राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का उत्तर दिया गया है। अब जिन तस्वीरों की बात हमने इस कार्यक्रम के शुरुआत में भी की थी, और जब मैंने मनोज से सवाल किया था अपने संवाददाता से, तो जब मैंने उनसे पूछा था कि क्या मध्य प्रदेश जैसी तस्वीर यहां भी मिलेगी कि जो प्रथम पंक्तियों में बैठे हुए हैं उन सबको पछाड़कर जो अंत की पंक्ति में बैठे हुए होंगे, क्या वो प्रथम पंक्ति में बैठे हुए दिग्गजों को चीरकर सबसे आगे आएंगे मुख्यमंत्री के तौर पर?